आज हम लोग स्टडी करेंगे सिविल सर्विसेज में लेटरल एंट्री क्या होती है और उसको लेके अभी करंट में क्या कंट्रोवर्सी चल रही है। अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सिविल सर्विसेज में लेटरल एंट्री के लिए 45 पोस्ट में लेटरल एंट्री के लिए नोटिफिकेशन निकाला था, बट उसका बहुत ज़्यादा अपोज हो रहा था, तो अभी वो नोटिफिकेशन को विड्रॉ कर लिया गया है। अब हम इसमें ये समझेंगे कि लेटरल एंट्री सिविल सर्विसेज में होती क्या है, उसकी नीड क्या है, क्या पहले कभी की गई है, उसको करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, दोनों के क्या आर्गुमेंट हैं। और लास्ट में हम ये देखेंगे कि दोनों आर्गुमेंट के बाद हमारा फाइनल डिसीजन क्या होना चाहिए या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को आगे लेटरल एंट्री को लेके क्या करना चाहिए। तो हम लोग सबसे पहले ये देख लेते हैं कि लेटरल एंट्री का जो अभी न्यूज़ में सब चल रहा है वो क्यों चल रहा है। तो अभी यूनियन गवर्नमेंट ने यूपीएससी को लेटर लिखा था कि लेटरल एंट्री के लिए 45 पोस्ट में, और किस पोस्ट पे लेटरल एंट्री होती है वो आपको ध्यान रखना है। लेटरल एंट्री जनरली ज्वाइंट सेक्रेटरी लेवल पे, डायरेक्टर लेवल पे और डिप्टी डायरेक्टर लेवल पे होती है। या हम ये बोल सकते हैं कि सिविल सर्विसेज में 3 रैंक होती है सिविल सर्वेंट्स की, एक जूनियर लेवल की, एक मिड लेवल की, एक सीनियर लेवल की। तो लेटरल एंट्री जो होती है वो मिड लेवल और सीनियर लेवल के ऑफिसर्स को रिक्रूट करने के लिए होता है। इसमें लेटरल एंट्री में इसका हम लोग बैकग्राउंड देखते हैं कि क्या प्रोविजन किया गया था। तो अभी जो नोटिफिकेशन आया था उसमें ये था कि लेटरल एंट्री जो होगी सिविल सर्वेंट्स की, उसमें 3 साल के लिए उनको रिक्रूट किया जाएगा एंड डिपेंडिंग ऑन द परफॉर्मेंस वो 5 ईयर के लिए एक्सटेंड हो जाएगा। तो आपको ये याद रखना है कि लेटरल एंट्री में जो इनिशियल रिक्रूटमेंट होता है वो 3 इयर्स के लिए होता है। उसके बाद आपकी परफॉर्मेंस गवर्नमेंट देखती है, फिर उसको बढ़ा के 5 ईयर किया जा सकता है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि इसमें हम और क्या चीज याद रखें कि लेटरल एंट्री क्या होती है, उसको कैसे हम समझें। तो लेटरल एंट्री सिंपल सा मतलब ये समझिए कि जैसे जो ट्रेडिशनल ब्यूरोक्रेसी है या ट्रेडिशनल सिविल सर्वेंट्स है इंडिया में, जो यूपीएससी के थ्रू रिक्रूट होकर आते हैं, यूपीएससी वो एग्जाम करवाती है सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन के नाम से। तो कुछ सिविल सर्वेंट्स वहां से रिक्रूट होकर आते हैं। तो पहले वो एसडीएम लेवल पे काम करते हैं जो आईएएस ऑफिसर होते हैं, फिर वो एडीएम बनते हैं, फिर डीएम बनते हैं, फिर कमिश्नर, और फिर वो सेक्रेटेरिएट में जाते हैं तो सेक्रेटेरिएट लेवल पे काम करते हैं। तो उनको मिड लेवल पे पहुंचने के लिए लगभग सर्विस में 15 से 17 साल काम करना पड़ता है जूनियर लेवल पे, तब वो सेक्रेटेरिएट लेवल पे या डायरेक्टरेट लेवल पे जा पाते हैं। अभी गवर्नमेंट का जो प्लान था वो लेटरल एंट्री के थ्रू डायरेक्ट जो है वो मिड लेवल और सीनियर लेवल सर्विसेज के लिए ऑफिसर्स को रिक्रूट करने का, उसी को हम लोग लेटरल एंट्री बोलते हैं। नेक्स्ट हम लोग ये देख लेते हैं कि इसमें लेटरल एंट्री करने के लिए सबसे पहले इसका किसके दिमाग में आया या कब शुरू किया गया। तो लेटरल एंट्री का जो अभी इंडिया में पहली बार किया गया वो जब प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी आए थे, फर्स्ट टाइम जब वो पीएम बने थे, तो उन्होंने 2018 में इसको अनाउंस करके उस टाइम पे 10 सिविल सर्वेंट्स को लेटरल रिक्रूटमेंट किया था और उनको सेक्रेटेरिएट में डायरेक्ट पोस्टिंग दी थी। अब ऐसा नहीं है कि ये 2018 में पहली बार इंडिया में इसके बारे में बात हुई। इसके बारे में लेटरल एंट्री के बारे में पहले से बात हो चुकी है। एक सेकेंड एआरसी होता है, सेकेंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन। सेकेंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक कमीशन बनाती है। पहले भी एक बन चुका है, उसको हम लोग फर्स्ट एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन बोलते हैं। दूसरा जो बना था वो 2005 में जब यूपीए गवर्नमेंट थी, जो कांग्रेस हेड करती थी यूपीए गवर्नमेंट को, वीरप्पा मोइली उसके चेयरमैन थे। तो वो सेकेंड एआरसी ने भी बोला है कि हमें लेटरल एंट्री करनी है। बिकॉज हो क्या रहा है, 1990 के बाद या एलपीजी रिफॉर्म के बाद गवर्नेंस प्रोसेस बहुत कॉम्प्लेक्स हो गया है। पहले जैसा गवर्नेंस प्रोसेस पूरा स्लो या पूरा एक ट्रेडिशनल पैटर्न पे नहीं चलता है। कई सारे इनोवेशन हुए हैं जहां पे ट्रेडिशनल सिविल सर्वेंट्स अब उतनी यूटिलिटी नहीं रखते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अब स्पेस टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा बढ़ गई है, क्लाइमेट चेंज की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है, ग्लोबल वार्मिंग की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है। इस लेवल पे पॉलिसी मेकिंग करने के लिए स्पेस साइंस का नॉलेज होना, क्लाइमेट का नॉलेज होना, एनवायरमेंट का नॉलेज होना, ये बहुत जरूरी हो जाता है। तो इसलिए जब 1990 में एलपीजी रिफॉर्म हुआ तो कई सारी एमएनसी कंपनियां भी इंडिया में आई। तो वहां आके फिर पता चला कि धीरे धीरे इंडिया में और वर्ल्ड के अलग अलग कंट्रीज में कई सारी नई नई प्रॉब्लम्स आ रही हैं। तो उन प्रॉब्लम्स को कैसे हैंडल किया जाए, क्योंकि गवर्नेंस प्रोसेस या एडमिनिस्ट्रेशन अब बहुत ज्यादा टेक्निकल हो रहा है। कई सारी चीजें जो पहले नहीं थी वो अब आ रही हैं। जैसे साइबर सिक्योरिटी की प्रॉब्लम 1990 के पहले नहीं थी, क्योंकि तब इंटरनेट नहीं था। अब साइबर सिक्योरिटी की प्रॉब्लम आ गई है।
अब साइबर सिक्योरिटी की पॉलिसी बनाने के लिए साइबर एक्सपर्ट का होना जरूरी है। ऐसे स्पेस टेक्नोलॉजी पहले बहुत डेवलप नहीं था, अब स्पेस साइंस बहुत ज्यादा डेवलप है, तो स्पेस टेक्नोलॉजी में पॉलिसी बनाना है तो क्या करेंगे, हमें लेटरल एंट्री देखनी पड़ेगी या किसी स्पेशलिस्ट को देखना पड़ेगा। ऐसे ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज, ये सब इश्यूज पहले थे ही नहीं, अब ये इश्यूज आ रहे हैं। इनमें स्पेसिफिक पॉलिसी बनाने के लिए हमें स्पेशलाइज्ड और डोमेन एक्सपर्ट चाहिए, उसके लिए हमें लेटरल एंट्री या स्पेशलिस्ट ऑफिसर्स को रिक्रूट करना पड़ेगा। तो ये 2005 में जब यूपीए ने सेकेंड आरसी बनाया, तो उसी टाइम पे ये वीरप्पा मोइली इसके हेड थे सेकेंड आरसी के। तो उन्होंने सेकेंड आरसी में भी बोला था कि लेटरल एंट्री की बहुत नीड है इंडिया में। तो ये बात पहले हो चुकी है एक बार कि लेटरल एंट्री की जरूरत है। क्यों जरूरत है, मैंने बताया कि अभी जो नॉलेज चाहिए, जो रिक्वायर्ड नॉलेज चाहिए गवर्नमेंट को पॉलिसी बनाने के लिए, वो ट्रेडिशनल सिविल सर्विसेज में वो नॉलेज है ही नहीं। अभी एग्जाम का प्रोसेस या पैटर्न जो है वो जर्नलिस्ट प्रोसेस और पैटर्न है। स्पेशलिस्ट सिविल सर्वेंट चाहिए हमें स्पेशल प्रॉब्लम्स को टैकल करने के लिए। अब हम लोग ये देख लेते हैं कि क्यों और क्या आर्गुमेंट दिए जा सकते हैं कि क्यों हमें चाहिए लिटरल एंट्री की, क्या जरूरत है, पहले हम ये देखेंगे। उसके बाद देखेंगे कि इसको लोग अपोज क्यों कर रहे हैं, उसमें क्या पोटेंशियल क्रिटिसिज्म है इसके, कि क्या क्या चीजें हो सकती हैं। बट पहले हम देखते हैं कि सिविल सर्विसेज में लिटरल एंट्री क्यों होनी चाहिए। तो सबसे पहला पॉइंट है स्पेशलाइज्ड स्किल एंड एक्सपर्टीज की रिक्वायरमेंट बढ़ गई है। अभी जैसे मैं बात कर रहा था, स्पेस टेक्नोलॉजी, साइबर टेक्नोलॉजी, डिफेंस टेक्नोलॉजी, नैनो टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, ऑल दिस टेक्नोलॉजीज वर नॉट देयर अर्लियर इन द गवर्नेंस प्रोसेस। ये अभी रिसेंट के डेवलपमेंट है, सब 1970, 80 और 90s के बाद के डेवलपमेंट है। अब इन मैटर्स पे पॉलिसी मेकिंग करनी है। मिडिल लेवल पे और सीनियर लेवल पे सिविल सर्वेंट्स पॉलिसी मेकिंग का काम करते हैं, तो पॉलिसी मेकिंग करने के लिए पॉलिसी का निटी ग्रिटी जानना जरूरी है। अब कोई मान लो साइबर सिक्योरिटी के लिए पॉलिसी बना रहा है, अब उसको साइबर सिक्योरिटी के बारे में नॉलेज नहीं है, तो वो पॉलिसी कैसे बनाएगा। तो लिटरल एंट्री इसलिए भी कर रहे हैं कि साइबर सेक्टर में काम करने वाले कुछ लोगों को 3 साल के लिए शॉर्ट टर्म में रिक्रूट कर लेंगे, उनसे पॉलिसी बनवा लेंगे, अगर उनका परफॉर्मेंस अच्छा रहा तो बढ़ा के 5 साल कर देंगे। नेक्स्ट है इनोवेशन एंड रिफॉर्म। ब्यूरोक्रेसी में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, गवर्नेंस में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं जिसको ट्रेडिशनल मेथड से हम सॉल्व नहीं कर सकते हैं। उसके लिए हमें कुछ इनोवेटिव अप्रोच चाहिए, और गवर्नमेंट जो होती है जनरली वो इनोवेटिव अप्रोच को कल्टीवेट नहीं कर पाती है जूनियर लेवल के जो ऑफिसर्स होते हैं। तो जब वो मिडिल लेवल और सीनियर लेवल पे जाते हैं तो उनके अंदर कोई इनोवेशन या कोई रिफॉर्म करने का जो डिजायर होता है और एबिलिटी होती है वो ऑलमोस्ट फिनिश हो चुकी होती है। अब जब प्राइवेट सेक्टर से फ्रेश माइंड आएगा जो अपने फील्ड पे एक्सपर्ट है, तो वो कुछ इनोवेटिव आइडियाज या कुछ फ्रेश आइडियाज लेके आएगा। इससे हमारे गवर्नेंस और एडमिनिस्ट्रेशन में रिफॉर्म होगा, तो गुड गवर्नेंस भी होगा, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म होगा, तो उससे सिटीजन सेंट्रिक एडमिनिस्ट्रेशन होगा, सिटीजन का पार्टिसिपेशन भी हो सकता है बढ़ जाए। क्योंकि ये इनोवेशन और रिफॉर्म ही इसीलिए किए जा रहे हैं कि गवर्नेंस प्रोसेस जो बहुत कॉम्प्लेक्स है, एडमिनिस्ट्रेशन जो बहुत कॉम्प्लेक्स है, उसको इजी किया जाए ताकि वो सिटीजन सेंट्रिक हो जाए। एक और बहुत बड़ी जो इसके फेवर में आर्गुमेंट दी जाती है, एक बासवान कमेटी बनी थी सिविल सर्विसेज में रिफॉर्म के लिए। तो बासवान कमेटी ने भी बोला था कि अभी ऑल ओवर इंडिया लगभग 1500 आईएएस ऑफिसर्स की कमी है। अब 1500 आईएएस ऑफिसर्स को एक बार यूपीएससी रिक्रूट करके नहीं कर सकती है रिक्रूट, क्योंकि एक बार में जब यूपीएससी रिक्रूट करेगी तो फिर उनका प्रमोशन इसमें प्रॉब्लम आएगी, हायरार्की में प्रॉब्लम आएगी। तो जरूरत तो है हमें, लेकिन मैक्सिमम एक लिमिट होती है, 150-200 आईएएस ऑफिसर ही एक साल में रिक्रूट किए जा सकते हैं। उससे ज्यादा बहुत हुआ तो 250 रिक्रूट किए जा सकते हैं, लेकिन हमारे पास शॉर्टेज 1500 से ज्यादा ऑफिसर्स की है। ये बासवान कमेटी ने भी बताया कि हमें आईएएस ऑफिसर्स की नीड है। और जब भी कभी आप पार्लियामेंट में डिस्कशन देखेंगे तो वहां पे हमारे जो डीओपीटी के मिनिस्टर्स हैं वो भी ये बात बताते हैं कि वी नीड मोर आईएएस ऑफिसर्स। बहुत कमी है, 1500 आईएएस ऑफिसर्स की कमी है, स्पेशली सीनियर लेवल पे और मिडिल लेवल पे बहुत ज्यादा कमी है। अब डायरेक्ट मान लो रिक्रूटमेंट बढ़ा भी दे यूपीएससी कि चलो 200 या 250 करते हैं, तो वो पहले तो जूनियर लेवल पे काम करेंगे, पहले वो एसडीएम बनेंगे, फिर एडीएम बनेंगे, फिर डीएम बनेंगे, फिर सेक्रेटेरिएट में जाएंगे। उनको मिडिल लेवल और सीनियर लेवल पे जाने में 15 से 17 साल लग जाएंगे, और तब तक ये 1500 आईएएस ऑफिसर्स की कमी को कैसे पूरा किया जाए। तो इसका ये बोला जाता है कि भाई स्पेशलिस्ट भी चाहिए, डोमेन एक्सपर्ट चाहिए,
और ऑफिसर्स की भी कमी है तो हम लोग लेटरल एंट्री से ऑफिसर्स ले लेते हैं। फिर एक चीज आप लोग वर्क कल्चर, ये आपको एथिक्स में भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए ये है तो टॉपिक बेसिकली जीएस पेपर 2 का, वहां पे आप गवर्नेंस पढ़ेंगे, वहां का टॉपिक है, बट इसी का एग्जांपल आप हम लोग एथिक्स में भी यूज करेंगे। जैसे एथिक्स में आप वर्क कल्चर पढ़ेंगे तो प्राइवेट सेक्टर का क्या वर्क कल्चर है, पब्लिक सेक्टर का क्या वर्क कल्चर है, दोनों में क्या डिफरेंसेस है, ये आपको बहुत अच्छे से एथिक्स में भी पढ़ना पड़ेगा। तो ये जो लेटरल एंट्री है ये एग्जांपल हम लोग एथिक्स में भी यूज करेंगे। ऐसा नहीं कि सिर्फ गवर्नेंस में पढ़ रहे हैं, जीएस पेपर 2 में पढ़ रहे हैं तो यहीं पे हम उसका यूज करेंगे। इसको हम जहां पे भी एग्जाम्पल फिट बैठता है जीएस पेपर 4 में, अभी हम आगे और बताएंगे कि कहाँ पे इसका एग्जाम्पल फिट बैठता है। एक तो वर्क कल्चर आपका टॉपिक है, ये ध्यान रखिए, तो वर्क कल्चर में भी इसका एग्जाम्पल दे सकते हैं। जैसे गवर्नमेंट सर्विस में क्या होता है, बेसिकली गवर्नमेंट सर्विस में वर्क कल्चर में कुछ प्रॉब्लम्स है। जैसे सबसे बड़ी प्रॉब्लम है रेड टेपिज्म। अब रेड टेपिज्म क्या होता है, जैसे गवर्नमेंट लेवल पे बहुत ज्यादा हायरार्की होती है, एक्सेसिव लेवल की हायरार्की होती है। जैसे मैं अभी जूनियर लेवल पे आपको बताऊं तो जूनियर लेवल पे सबसे पहले नीचे नायब तहसीलदार होता है, फिर तहसीलदार होता है, फिर एसडीएम होता है, फिर एडीएम होता है, फिर डीएम होता है, फिर कमिश्नर होता है। ये हायरार्की टॉप बॉटम टू टॉप जाती है। अब आप कोई फाइल लेके जाएंगे तो हर लेवल पे इसको क्लियरेंस करवाना होगा, तो हर लेवल पे क्लियरेंस करने में टाइम ज्यादा लग जाता है, टाइम ज्यादा लगता है तो उस प्रोजेक्ट की कॉस्ट बढ़ जाती है। तो रेड टेपिज्म बेसिकली मींस डिले इन द प्रोजेक्ट क्लियरेंस due to excessive level of hierarchy, that is red tapeism, and red tapeism led to the time overrun and cost overrun। मतलब उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट होने में टाइम भी ज्यादा लगेगा और कॉस्ट भी ज्यादा लग जाएगा। और ब्यूरोक्रेसी में रेड टेपिज्म बहुत ज्यादा पाया जाता है। दूसरा ब्यूरोक्रेसी में एक प्रॉब्लम क्या होती है, रूल ओरिएंटेड ब्यूरोक्रेसी है, गोल ओरिएंटेड ब्यूरोक्रेसी नहीं। मींस bureaucrats are supposed to follow rules and regulations, they do not bother about the ends, about the desired outcome, they only bother to follow what are the rules and regulations, what are the directives given by the government। वो उसी रूल में उलझ के रह जाते हैं, फिर उनका एंड क्या है वो नहीं देख पाते हैं। ये सिविल सर्विस में बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, इंडियन ब्यूरोक्रेसी में स्पेशली ये बड़ी प्रॉब्लम है कि रूल्स रेगुलेशन फॉलो करेंगे। जैसे एंड क्या होना चाहिए कि पॉवर्टी को कम करना है, इनकम इनइक्वालिटी को कम करना है, पॉपुलेशन कंट्रोल करना है, क्लाइमेट चेंज को कम करना है, ग्लोबल वार्मिंग को कम करना है, दिस शुड बी द एंड। बट ब्यूरोक्रेसी फोकस ओनली ऑन द मीन्स, मतलब रूल्स रेगुलेशन फॉलो करेंगे, एंड भले ना अचीव। तो ये एक प्रॉब्लम है वर्क कल्चर में, रूल बुक ब्यूरोक्रेसी। एक और बड़ी प्रॉब्लम है वो है स्टेटस क्वेस्ट ब्यूरोक्रेसी। स्टेटस क्वेस्ट ब्यूरोक्रेसी का मतलब क्या होता है कि ब्यूरोक्रेसी ट्राई टू मेंटेन द इक्विलिब्रियम, मेंटेन द ओरिजिनल पोजीशन, दे डू नॉट वांट टू चेंज। जो जैसा चल रहा है उसको वैसे चलना दो। जैसे हिंदी में बोलते हैं कि यथास्थिति बनाए रखो, नो रिफॉर्म नो चेंज, डायनामिज्म नहीं होता है, गतिशीलता नहीं होती है ब्यूरोक्रेसी में। भारतीय ब्यूरोक्रेसी में बड़ी प्रॉब्लम है ये, वो स्टेटस क्विस्ट होती है, चेंज को नहीं फेवर करती है। वो जो सिचुएशन जैसी चल रही, ब्रिटिश लेगेसी है ये सब, कॉलोनियल लेगेसी। ब्रिटिशर्स के टाइम पे ब्यूरोक्रेसी इन्हीं पे काम करती थी, अभी भी ऐसे काम करती है। वो चेंज नहीं प्रेफर करती है। चेंज प्रेफर नहीं करती है क्यों? क्योंकि हो सकता है उससे पावर डिसेंट्रलाइज करना पड़े, और ब्यूरोक्रेसी पावर को डिसेंट्रलाइज नहीं करना चाहती है। तो जब हम लोग लेटर एंट्री करेंगे तो जो 3 साल के लिए या एक्सटेंड करके 5 साल के लिए सिविल सर्वेंट्स आएंगे मिडिल लेवल पे और सीनियर लेवल पे, उनके अंदर ये रेड टेपिज्म, रूल ओरिएंटेड ब्यूरोक्रेसी, स्टेटस क्विस्ट ब्यूरोक्रेसी, ये सारे कल्चर नहीं होंगे। तो हो सकता है गवर्नमेंट के वर्क कल्चर में भी चेंज आ जाए, यहाँ पे भी फ्रेश ब्लड आए, इनोवेशन होगा, रिफॉर्म होगा, ये सारी जो प्रॉब्लम है ब्यूरोक्रेसी की वो खत्म हो जाएंगी। एक चीज और है इसमें आर्गुमेंट में कि लेटरल एंट्री क्यों करना चाहिए। लेटरल एंट्री करने का एक और बड़ा आर्गुमेंट ये दिया जाता है कि इससे जो इनोवेटिव माइंड है कंट्री का, जिसको अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पाती है या जो अनफॉर्चुनेटली यूपीएससी क्लियर नहीं कर पाते हैं, वो भी गवर्नमेंट को अपनी सर्विस दे सकें इफ दे आर एक्सपर्ट एंड हैव डोमेन नॉलेज। तो उनके लिए भी बहुत जरूरी है ये कि बहुत सारे लोग हमारी कंट्री में ऐसे हैं जो यूपीएससी के एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं बट अनफॉर्चुनेटली वो क्लियर नहीं कर पाते हैं, प्रोबेबिलिटी क्लियर करने की बहुत लेस है। तो उन्हें भी अपॉर्चुनिटी मिल जाए, ऐसे टैलेंटेड लोगों को भी, अगर वो प्राइवेट सेक्टर में जॉब करते हैं, अपने फील्ड में एक्सपर्ट हैं, तो उनको अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी। ये एक फायदा हो जाता है। अब हम लोग देखते हैं कि फिर इसका अपोजिशन क्यों हो रहा है, इसको क्रिटिसाइज क्यों कर रहे हैं, क्यों इतना ज्यादा अपोजिशन हुआ इसका कि गवर्नमेंट को ये नोटिफिकेशन विड्रॉ करना पड़ा।
तो हम जैसे प्रेम्बल हमने पढ़ा कॉन्स्टिट्यूशन में, आप सब लोगों ने प्रेम्बल पढ़ा होगा, वहां पे एक कॉन्सेप्ट लिखा हुआ है कि सोशल जस्टिस बहुत जरूरी है, मतलब इक्विटी बहुत जरूरी है, जिसको जितनी नीड है उसको उसके हिसाब से रिसोर्सेज, अपॉर्चुनिटी ये सब मिलनी चाहिए। अब ये लेटरल एंट्री में क्या हुआ, जनरली जब यूपीएससी ट्रेडिशनल ब्यूरोक्रेसी को रिक्रूट करती है तो वहां पे हमारे एससी, एसटी, ओबीसी जो कैंडिडेट होते हैं उनके लिए रिजर्वेशन होता है, तो उनको अपॉर्चुनिटी मिल जाती है कि वो मेन स्ट्रीम गवर्नेंस या एडमिनिस्ट्रेशन में आके काम करें। लेकिन लेटरल एंट्री जो अभी नोटिफिकेशन निकला था 45 पोस्ट के लिए, उसमें रिजर्वेशन का प्रोविजन था ही नहीं, ओपन टू ऑल था, मतलब अगर 45 जनरल कैंडिडेट मिल जाएंगे तो पूरा 45 जनरल में रहेंगे। तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो सोशल जस्टिस या रिजर्वेशन प्रोवाइड करता है या इक्विटी प्रोवाइड करता है, कुछ लोग बोलते हैं ये इसका वायलेशन है, क्योंकि इसमें एससी, एसटी और ओबीसी का जो रिजर्वेशन था वो नहीं इसमें अप्लाई किया गया। इसको लेके बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज किया गया कि इट इज अगेंस्ट द आइडिया ऑफ सोशल जस्टिस एनश्राइन्ड इन द प्रेम्बल बिकॉज इट वायलेट द प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी। ये रिजर्वेशन नहीं दे रहे थे तो इस वजह से इसका बहुत अपोज हुआ। इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं, रिक्रूटमेंट प्रोसेस को लेके भी बहुत अपोज होता है कि रिक्रूटमेंट प्रोसेस में एम्बिग्विटी हो या वेगनेस हो, ये प्रॉब्लम भी हो सकती है। हो सकता है कि जो रिक्रूटमेंट किया जा रहा है वहां पे ट्रांसपेरेंसी ही ना हो कि कैसे रिक्रूट कर लिया गया, क्योंकि इसका कोई एग्जाम तो है नहीं कि प्री और मेंस और इंटरव्यू देके जाएंगे। प्रॉपर इंटरव्यू होगा, हो सकता है कि जो उसके फेवर वाले हों, उनकी आइडियोलॉजी को फेवर करते हो, उन्हीं को रिक्रूट कर लिया जाए, ना कि उन लोगों को जो फ्री फेयर एडवाइस देते हो गवर्नमेंट को। एक और प्रॉब्लम क्या आती है, जो पॉलिटिकल एलिगेशंस हैं। पॉलिटिकल एलिगेशन मतलब क्या होता है, जैसे यूएसए में एक सिस्टम होता है उसको बोलते हैं स्पॉइल सिस्टम। स्पॉइल सिस्टम में क्या होता है कि जो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव होता है वो अपने प्रॉक्सिमिटी के लोगों को, अपने क्लोज लोगों को ही अपना सेक्रेटरी बना लेता है, इसको स्पॉइल सिस्टम बोलते हैं। तो ये माना जा रहा है कि लेटरल एंट्री से ये प्रॉब्लम हो सकती है। गवर्नमेंट हो सकता है उन्हीं लोगों को अपॉइंट करे जो एक पार्टिकुलर आइडियोलॉजी को फेवर करते हो, पॉसिबिलिटी हो सकती है। हो सकता है ऐसे ही इंडिविजुअल आए जो एक पार्टी को लेके बायस हो। तो सिविल सर्वेंट्स के जो फाउंडेशनल वैल्यू होते हैं उसमें ऑब्जेक्टिविटी और न्यूट्रलिटी आती है। ऑब्जेक्टिविटी मतलब कि डिसीजन मेकिंग शुड बी बेस्ड ओनली ऑन द बेसिस ऑफ फैक्ट एंड मेरिट and not on any kind of biasness. That is objectivity. And neutrality means political bureaucrats should not have any kind of political ideology. They should be politically neutral. And here it might be possible, there are political allegations that in lateral entry it might be possible that कि उन candidates को ही recruit कर लिया जाए जिनके अंदर एक political ideology हो या political biasness हो। एक और बड़ी प्रॉब्लम जो है वो है जो सिविल सर्वेंट्स हैं उनके करियर को भी ये इम्पैक्ट करेगा। यानी जो एग्जिस्टिंग सिविल सर्वेंट्स हैं, जो पहले से सिविल सर्विस में हार्ड वर्किंग करके सिविल सर्विस में कोई आया है, अब उसको मिडिल लेवल पे और सीनियर लेवल पे पहुंचने में 15 to 17 ईयर्स लग रहे हैं, और यहाँ लेटरल एंट्री से डायरेक्ट ही मिडिल लेवल और सीनियर लेवल पे पोस्टिंग की जाएगी। तो जो एग्जिस्टिंग सिविल सर्वेंट्स वहां पे होंगे उनका जो करियर प्रोग्रेस होगा या करियर एडवांसमेंट होगा वो इससे अफेक्ट होगा। तो ये हो सकता है कि कंट्री का जो शार्प माइंड हो, शार्प ब्रेन हो, वो सिविल सर्विस की तरफ अब जाए ही ना। तो जूनियर लेवल की जो ब्यूरोक्रेसी होगी, अगर वहां से लोगों का मोह भंग हुआ, वहां से लोग हटे, तो फिर ऑफिसर्स तो लेटरल एंट्री के थ्रू हमें मिडिल और सीनियर लेवल पे मिल जाएंगे, फिर जूनियर लेवल की ब्यूरोक्रेसी का क्या होगा? क्योंकि यंग ब्लड अब ब्यूरोक्रेसी ज्वाइन ही नहीं करना चाहेगा। उसको लगेगा कि यार 17 साल बाद जाके हमें मिडिल और सीनियर लेवल पे पोस्टिंग मिलेगी, तो प्राइवेट सेक्टर में जॉब करते हैं, बाद में जाके सीधे मिडिल लेवल और सीनियर लेवल पे ज्वाइन कर लेंगे। तो जो एग्जिस्टिंग सिविल सर्वेंट्स हैं उनका मोरल डाउन हो सकता है इससे। ये एक बहुत बड़ा पॉइंट है जिससे को लेके लोग लेटरल एंट्री को क्रिटिसाइज करते हैं कि जूनियर लेवल पे अच्छे ऑफिसर मिलने फिर मुश्किल हो जाएंगे, क्योंकि फिर लोग ज्वाइन नहीं करेंगे। नेक्स्ट है एक पोटेंशियल फॉर बायसनेस। पोटेंशियल फॉर बायसनेस मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि बहुत ज्यादा ये संभावना है। पोटेंशियल मतलब कि अभी एक्चुअल में ये हो नहीं रहा है, बट इट माइट बी पॉसिबल, उसको पोटेंशियल बोलते हैं। तो बायसनेस क्यों हो सकती है? क्योंकि सिलेक्शन प्रोसेस ही हो सकता है बायस्ड हो। प्रोबेबिलिटी यही है कि सिलेक्शन प्रोसेस ही बायस्ड होगा। एक पार्टिकुलर पॉलिटिकल आइडियोलॉजी वाले पीपल को अगर हम रिक्रूट कर लेते हैं लेटरल एंट्री पे, तो प्रोबेबिलिटी या पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा बनती है
कि आगे चल के वो पॉलिसी मेकिंग में भी बायसनेस दिखाए। ये प्रॉब्लम बन सकती है। एक और जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है यहाँ पे, वो एक टर्म होता है एथिक्स में, आप लोग पढ़े होंगे, जो एथिक्स पढ़े होंगे, नहीं पढ़े होंगे तो मैं बता देता हूँ, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट जो होता है वो एक्चुअली होता है कि आप पर्सनल इंटरेस्ट और ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट होता है। इसको कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट बोलते हैं कि आपके पर्सनल इंटरेस्ट अलग है और ऑर्गेनाइजेशन के इंटरेस्ट अलग है। जैसे आपका ऑर्गेनाइजेशन का इंटरेस्ट क्या है कि आप कॉन्ट्रैक्ट उसको दीजिए जो बहुत अच्छे से काम करता हो, ये आपके ऑर्गेनाइजेशन का इंटरेस्ट है। आपका पर्सनल इंटरेस्ट क्या हो सकता है, आप कॉन्ट्रैक्ट उसको दे दीजिए जो आपका रिलेटिव हो, मतलब आप फेवरेटिज्म या नेपोटिज्म को प्रमोट कर रहे हैं, भाई भतीजावाद को प्रमोट कर रहे हैं, ये पॉसिबिलिटी हो सकती है। इसको कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट बोलते हैं। हो सकता है जिस प्राइवेट सेक्टर से या जिस कंपनी से वो पहले काम कर रहा हो वहां से रिक्रूट होके ये लेटरल एंट्री के थ्रू यहाँ आएगा सिविल सर्विसेज में। अब जब बात आएगी कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड करने की या पॉलिसी मेकिंग की, तो वो उस तरह की पॉलिसी बना सकता है जिससे कि उसकी उस पेरेंट कंपनी को फायदा हो। ये पॉसिबिलिटी है, इसीलिए इसको पोटेंशियल कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट बोलते हैं। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट दो तरह से होता है, एक एक्चुअल कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट और एक पोटेंशियल कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। एक्चुअल कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट मींस एक्चुअल में वो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो रहा है। एक्चुअल कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आप ऐसे समझिए, जैसे आप उस केस की हियरिंग कर रहे हैं जिसमें एक्यूज आपका बेटा है, तो ये एक्चुअल पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है क्योंकि ये एक्चुअल में हो रहा है। पोटेंशियल क्या है कि हुआ नहीं बट होने की प्रोबेबिलिटी है। जैसे जब लेटरल एंट्री से प्राइवेट सेक्टर से आएंगे, जो मिडिल लेवल और सीनियर लेवल पे रिक्रूटमेंट होगा, तो मिडिल लेवल और सीनियर लेवल पे जब रिक्रूटमेंट होगा तो जिस पार्टिकुलर कंपनी में वो काम कर रहे होंगे, मान लीजिए कोई एनर्जी सेक्टर की कंपनी है, रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर की कंपनी है, स्पेस की कोई कंपनी है, उसमें वो काम कर रहे होंगे, तो पॉलिसी मेकिंग करते टाइम पे हो सकता है वो बायसनेस हो जाए उनके अंदर, अपनी कंपनी को फेवर करने के लिए वो पॉलिसी बना दे। इसलिए भी कुछ लोग इसको क्रिटिसाइज करते हैं। अब एंड में मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं, आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि क्या करना है। बट उसके पहले मैं कुछ एग्जांपल दे देता हूं आपको कि लेटरल एंट्री में पहले भी कई सारे लोगों को लाया गया है। जैसे प्लानिंग कमीशन पहले होता था तो उसके एक मेंबर थे और एक वाइस चेयरमैन थे, उनका नाम था मोंटेक सिंह अहलूवालिया। आप लोगों में से शायद बहुत सारे लोगों ने नाम सुना होगा। वो भी लेटरल एंट्री के थ्रू ही आए थे और बहुत कम एज पे आए थे वो। ऐसे बिमल जालान है, वो आरबीआई के गवर्नर, वो भी लेटरल एंट्री के थ्रू आए थे। ये दोनों ट्रेडिशनल सिविल सर्विसेज में नहीं थे। मनमोहन सिंह वो भी लेटरल एंट्री के थ्रू आए थे सिविल सर्विस में, उनको डायरेक्ट फाइनेंस सेक्रेटरी बना दिया गया था मनमोहन सिंह जी को। तो मोंटेक सिंह अहलूवालिया हुए, बिमल जालान हुए, मनमोहन सिंह हुए, इनको बहुत कम एज में ही डायरेक्ट रिक्रूट कर लिया गया लेटरल एंट्री के थ्रू और बड़ी बड़ी पोस्ट दी गई। इन्होंने बहुत अच्छे काम भी किए, इंटरनेशनल लेवल पे इनका बहुत रिकॉग्निशन भी। अब आप लोगों को ये बताना है कि क्या आप फेवर में हैं कि गवर्नमेंट को लेटरल एंट्री को प्रमोट करना चाहिए या लेटरल एंट्री को होल्ड कर देना चाहिए। ये मैं आप लोगों पे छोड़ता हूँ। आई होप कि आपको पूरा टॉपिक समझ में आया होगा एंड प्रोज एंड कॉन्स दोनों समझ में आ गए होंगे। अब आपको कंक्लूड करके ये बताना है कि यूपीएससी के थ्रू जो गवर्नमेंट लेटरल एंट्री कर रही है सिविल सर्वेंट्स का, इज इट अ नेसेसिटी फॉर द कंट्री और इट इज अ थ्रेट टू द कंट्री। लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। सब लोग कमेंट करके बताइए।